नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो उम्मीद करता हूं सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने वेदांत दर्शन को पढ़ा, वेदांत दर्शन के बारे में समझा। तो एक बार हम लोग साथ में उन सारी चीज़ों का रिविजन ज़रूर करेंगे सो दैट कि वो सारी चीज़ें एक बार फिर से हम रिकॉल कर सकें। ठीक है ना? चलिए, खैर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। उसको भी मैंने लास्ट सेशन में अपने एंड में बताया था, फिर भी यहाँ देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे वेदांत दर्शन की शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है ना? शिक्षा के उद्देश्यों को देखेंगे, शिक्षण विधियों को देखेंगे, पाठ्यक्रम, शिक्षक की अवधारणा, शिक्षार्थी की अवधारणा, विद्यालय, अनुशासन और मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे वेदांत दर्शन के आधार पर। ठीक है ना? चलिए, तो गाइस शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे बोला था कि एक बार फटाफट रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो जब वेदांत दर्शन की बात आती है तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहली चीज़ कि वेदांत का मतलब क्या होता है। वेदांत का मतलब है वेद का अंत, यानी वेद का सार हमको जहां पर मिलता है। वेद के सार से क्या मतलब हो गया? जहां पर हमको आध्यात्मिक तौर पर शिक्षा दी जाती है तो वहीं पर तो वेद आएंगे ना, राइट? तो मतलब वेदांत दर्शन की अगर हम बात करें तो सीधी सी चीज़ कि इस दर्शन में हम लोग वेदों के सार की बात करते हैं। ठीक है ना? अब जब बात आती है वेदांत दर्शन की तो मैंने आपको बताया था कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। यस, महर्षि वादरायण व्यास। ठीक है ना? उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। वो ग्रंथ का नाम क्या था? ब्रह्मसूत्र, राइट, जिसे वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ या उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद जब बात हुई, जो वादरायण व्यास जी का जो ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र, उसको बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अपने भाष्य ग्रंथों में उसके सार को या उसकी व्याख्या की। ठीक है ना? अपने अपने हिसाब से। लेकिन उन विद्वानों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन हुए? वो हुए आदिगुरु शंकराचार्य। उन्होंने ब्रह्मसूत्र का पूरा सार अपने भाष्य ग्रंथ, जिसका नाम क्या था? अद्वैत वेदांत। यस, अद्वैत वेदांत में दिया। ठीक है ना? तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब अब हम लोग वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो वेदांत दर्शन के पर्याय यानी अद्वैत वेदांत की ही अब बात करी जाएगी। यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? यानी वेदांत दर्शन का पर्यायवाची माना गया है अद्वैत वेदांत। अब अद्वैत का मतलब क्या था? जहां पर जो चीज दो ना हो। अब दो कौन सी चीजों की बात हुई थी? ब्रह्म और जीव की। यानी ब्रह्म और जीव दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही चीज है। ठीक है ना? ये चीजें आपको याद आ रही हैं? तो ये अद्वैत वेदांत की हम लोगों ने बात करी थी। कहने का सेंस ये है कि अद्वैत वेदांत या वेदांत दर्शन में प्रमुखता किसको दी गई? प्रमुखता दी गई है आध्यात्मिक ज्ञान को, यानी मोक्ष प्राप्ति को, कि हम ब्रह्म में कैसे लीन हो सकते हैं, राइट? तो इसकी प्रमुखता है वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत में। ठीक है ना? तो इसके अर्थ को हम लोगों ने देख लिया था। अर्थ के बाद बात हुई थी, हम लोगों ने इसकी मीमांसाओं के बारे में बात करी थी, यानी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, राइट? यानी इनका विश्लेषण हम लोगों ने देखा था। तत्व मीमांसा में क्या था कि किस चीज के बारे में हम यहाँ बात करते हैं, तो वही चीज है कि आध्यात्मिक ज्ञान की यहाँ बात करी जाएगी। ठीक बात है ना? ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। फिर इसी तरीके से हमने ज्ञान मीमांसा की बात करी थी, जहां पर ज्ञान को दो श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन सा? एक परा ज्ञान और एक अपरा ज्ञान। ठीक है ना? इनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। देन आफ्टर हम लोगों ने बात करी थी मूल्य मीमांसा की। मूल्य मीमांसा में क्या हो गया था कि हमें किस तरह का आचरण, नीति या मूल्य अपने रखने चाहिए। ठीक बात है ना? उसके बाद हम लोगों ने कुछ सिद्धांतों की बात करी थी, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत हमारा कौन सा था? ब्रह्म की अवधारणा। ठीक बात है ना? ब्रह्म की अवधारणा को हमने समझा था। फिर हम लोगों ने जगत की अवधारणा को समझा था। ठीक बात है? फिर मैंने आपको जगत की अवधारणा में बताया हुआ था कि सत्ता को कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रतिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। ठीक बात है ना? उसके बाद बात आई थी माया की अवधारणा की, यानी माया क्या है? तो माया ब्रह्म और जगत के बीच की कड़ी होती थी। ठीक है ना? जो व्यक्ति माया के जितना नजदीक, ब्रह्म से उतना ही दूर, और जो माया से जितना दूर, वो ब्रह्म के उतना ही नजदीक। ठीक है ना? याद आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया था, दैट इज ब्रह्म तथा जीव। दोस्तों, ब्रह्म तथा जीव का मैं जैसे ही नाम लेता हूं तो इसके बाद मैंने आपको कल एक छोटा सा एक कथन बताया था आदिगुरु शंकराचार्य का, तत्वमसि। ठीक है ना? जिसको मैंने यहां पर आपको समझाया था कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, तत् और त्वा। यही तो बताया था। यानी ये तत् क्या है? ब्रह्म, और ये त्वा क्या है? जीव। लेकिन मैंने वहां पर आपको डायरेक्टली जो सेंस निकल रहा है वेदांत दर्शन के हिसाब से, मैंने वो चीज बता दी कि तत् का मतलब ब्रह्म और त्वा का मतलब जीव। जबकि अगर इसके हम वास्तविक, इसके हम शाब्दिक अर्थ पे आए तो इसका अर्थ थोड़ा सा अलग है, माने वही निकलेगा। लेकिन चूंकि वहां पर मैंने एग्जैक्ट शाब्दिक अर्थ नहीं बताया था, तो वो चीज मैं अभी आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि त और दूसरा शब्द आता है, दैट इज त्वम। तत् का मतलब होता है वह, और त्वम का मतलब होता है तुम। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया? वह तुम, असि का मतलब हो, मतलब वह तुम ही हो।
इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये वही चीज़ है जो मैंने कल आपको बताया था। मैंने आपको बताया था तत् है ब्रह्म और त्व है जीव, यही तो बताया था, ठीक है ना। अब देखिए, वह तुम ही हो, यानी जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिसके लिए तुम विद्यार्जन कर रहे हो, वह तुम खुद ही हो, यानी वो ब्रह्म तुम में खुद विद्यमान है। यस, तो यानी ब्रह्म ही जीव है, यानी वह तुम ही हो। तुम कौन हो गया? अगर हम अपनी बात करें तो हम जीव हैं, और वह कौन है? वह वही परम सत्ता है, यानी वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही हम हैं, ठीक है ना। तो यानी ब्रह्म ही जीव है और जीव ही ब्रह्म है। तो ये बेसिकली तत्वमसी का एग्जैक्ट ये शाब्दिक अर्थ है। तो ये चीज मैंने वहां पर मेंशन नहीं करी थी, हालांकि इससे कोई अर्थ पे खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये चीज आप लोग को बेहतर पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एक बुक्स में भी मैंने ये चीज देखी हुई है कि वहां पर एग्जैक्टली तत् की जगह पर वह और त्व की जगह पर जीव लिखा हुआ है। जबकि अगर हम एग्जैक्ट इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो तत् माने होता है वह और त्वम माने होता है तुम, तो वह तुम ही हो, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। एनीवेज, तो ब्रह्म और जीव के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है ना। देन आफ्टर बात आई थी मोक्ष की अवधारणा की। तो मोक्ष को भी हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि मोक्ष क्या हो गया, यानी ब्रह्म की प्राप्ति को ही तो मोक्ष कहा जाएगा, राइट। इंग्लिश में इसको हम साल्वेशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके सिद्धांतों में मोक्ष की अवधारणा का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहां पर वेदांत दर्शन का जो उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। अंतिम उद्देश्य जीव के जीवन का है मोक्ष की प्राप्ति, यानी ब्रह्म में लीन हो जाना। तो गाइस, ओवरऑल हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया फटाफट। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, वहाँ मैंने एक एक चीज़ बहुत डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने भी वो ना देखा हो, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो आज के सेशन की अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। हाँ भाई, तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? पक्का? अगर ज़रा सा भी ध्यान इधर उधर कहीं डाइवर्ट हो रहा है तो प्लीज़ उसको मेरी आवाज़ पे फोकस करिए, बिकॉज अब आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत कम कम शब्दों में समझाते हुए चलूँगा, राइट। बहुत जल्दी आप लोगों को चीज़ समझ में आएंगी। चलिए, तो देख लेते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट को, जब हम बात करेंगे वेदांत दर्शन तथा शिक्षा की। चूंकि वेदांत दर्शन की हम लोग बात कर चुके हैं, अब शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमें वेदांत दर्शन को देखना है कि शिक्षा में वेदांत दर्शन क्या अपनी अवधारणा रखता है, ठीक है। इसको समझने के लिए बहुत छोटे से वाक्य में इसको मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो गाइज, वो स्टेटमेंट है सा विद्या या विमुक्तये। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सा विद्या या विमुक्तये। वेदांत दर्शन के हिसाब से शिक्षा सिर्फ इस एक कथन में डिस्क्राइब हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, सा विद्या का मतलब हो गया वह विद्या, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। वह विद्या, या का मतलब हो गया जो, विमुक्तये मतलब मुक्ति के मार्ग पर या दिशा में ले जाए, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, सा विद्या या विमुक्तये मतलब वह विद्या जो मुक्ति के मार्ग पर या मुक्ति की दिशा में ले जाए। सिंपल। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो वेदांत दर्शन है या अद्वैत वेदांत है, ये बेसिकली क्या है, ये अध्यात्मवादी है। यहां पर मोक्ष प्राप्ति को ही इन्होंने प्रमुखता दी है। तो दैट इज वाई यहां पर विद्या को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि वह विद्या होनी चाहिए जो मुक्ति के द्वार पे या मुक्ति की दिशा में जीवों को लेके जाए, राइट। तो ये बेसिकली एक लाइन में वेदांत दर्शन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की अवधारणा है। ठीक बात है ना? एनी डाउट्स? तो मतलब यहां पर सीधा सा ये हो गया कि शिक्षा में किसी भी व्यक्ति के, चूंकि शिक्षा इन्होंने दो प्रकार की बताई है, पराज्ञान और अपराज्ञान, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर इन्होंने इन दोनों के आधार पे शिक्षा के उद्देश्यों को और शिक्षा के पैटर्न को भी निर्धारित किया है। ठीक बात है? मतलब वहां पर उस व्यक्ति को अपने नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, आत्मिक हर तरीके से इस प्रकार से अपनी शिक्षा अर्जन करना चाहिए जिससे वह उसको विद्या मिल सके जो उसको मुक्ति के द्वार तक ले जाए, राइट। ठीक है ना गाइस? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग को क्लियर हुई होगी। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज शिक्षा के उद्देश्य। तो दोस्तों, जब हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो देखिए, शिक्षा या ज्ञान को यहां पर इन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला हो गया लौकिक ज्ञान और दूसरा हो गया पारलौकिक या आध्यात्मिक, ठीक है ना। या इसको हम लौकिक को और क्या बोलते हैं? अपराज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? पराज्ञान, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है कि जब शिक्षा को दो भागों में इन्होंने श्रेणियों में बांट दिया है, तो यानी इन दोनों श्रेणियों के अपने अपने उद्देश्य भी तो अलग अलग होंगे,
राइट। तो अब जब हम बात करते हैं लौकिक ज्ञान की या व्यवहारिक ज्ञान की या अपरा ज्ञान की, तो इसमें बेसिकली इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य क्या रखा है? व्यक्ति का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, आत्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और उसके वर्ण के आधार पर जो भी उसका व्यवसाय है उस व्यवसाय का ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। यह है बेसिकली लौकिक ज्ञान का उद्देश्य। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना? लौकिक यानी व्यवहारिक, जिसको हम डे टू डे लाइफ में अपने चीजों को सीखते हैं या उनको इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब जब एट द सेम टाइम बात आ जाती है पारलौकिक की यानी पराज्ञान की या आध्यात्मिक ज्ञान की, तो आध्यात्मिक ज्ञान में आप लोग बहुत अच्छे समझते हो। आध्यात्मिक ज्ञान में क्या हो गया? वही सारे धर्म की शिक्षा, वेद, पुराण, है ना, इन सारी चीजों की शिक्षा जिनके थ्रू वह व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े, यानी ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म में लीन होने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक बात है। तो ये बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ इनके उद्देश्य थे शिक्षा के, कि लौकिक ज्ञान के जरिए व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना और पारलौकिक ज्ञान के जरिए आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, राइट गाइस। तो गाइस इतनी चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शिक्षण विद्या यानी टीचिंग मेथड्स। अब टीचिंग मेथड्स को भी देखना जरूरी है, इसकी भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर चुके थे अपने पिछले वीडियो में। देखिए टीचिंग मेथड में सबसे पहली जो आ जाती है वो होता है आपका श्रवण विधि, ठीक है ना। दूसरी आ जाती है मनन विधि, ठीक है। तीसरी आ जाती है निदिध्यासन विधि, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्रश्नोत्तर विधि, ठीक बात है। अगली आ जाती है तर्क विधि, अगली आ जाती है व्याख्या विधि और अगली आ जाती है उपदेश विधि, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फटाफट इसको देख लेते हैं। श्रवण विधि का मतलब क्या हो गया? श्रवण का मतलब हो गया सुनना, यानी जो भी विद्यार्थियों को बोला जा रहा है वो उससे सुन के सीखते थे, ये शिक्षण विधि होती थी। दूसरी होती थी मनन विधि, जो उन्होंने सुना है उस पर वो चिंतन करके सीखते थे, ठीक है ना। जो सुना उसको सोचा, उस पर विचार किया, ये सारी चीजें। जब अगली बात आ जाती है दैट इज निदिध्यासन, तो जो सुना उस पर चिंतन करके फिर जिस निर्णय पे वो पहुंचे ये कहलाती है निदिध्यासन विधि, ठीक बात है। यानी जो उन्होंने सुन के चिंतन मनन किया उस बारे में, उसके बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, तो वो कहलाती है निदिध्यासन विधि। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। ये आप सभी लोगों को पता है कि Q&A सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें गुरु द्वारा प्रश्न किए जाते हैं और शिष्यों द्वारा उसके जवाब दिए जाते हैं, यानी पूछना और सुनाना, पूछना और सुनाना, ठीक है ना। ओके, अगली आ जाती है तर्क विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल मेथड। इसमें शिक्षार्थियों को तर्कों के माध्यम से उनके डाउट्स को दूर किया जाता था, राइट। अगला आता है व्याख्या विधि, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक टॉपिक है तो उस पे जो गुरु होते थे वो उस चीज की व्याख्या करते थे, उस पाठ की व्याख्या करते थे और शिक्षार्थी उससे सीखते थे। देन उपदेश विधि। तो उपदेश विधि में क्या होता था? किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर गुरु कोई उपदेश दे रहा है तो उसके जरिए शिक्षार्थी विद्या या शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक बात है ना। जो ये उपदेश विधि है, अब दोस्तों इसको जानना जरूरी है थोड़ा सा कि उस उपदेश विधि का इस्तेमाल शंकराचार्य ने कहाँ कहाँ किया है? शंकराचार्य ने अपनी कृतियों विवेक, चूड़ामणि, आप लोग अगर अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलोगे दोस्तों तो इसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। और दूसरा उपदेश सहस्री, इन दोनों में भी शंकराचार्य ने उपदेश विधि का ही इस्तेमाल किया है, ठीक बात है ना। तो ये बेसिकली कुछ एक मेथड्स है। हाँ भाई, तो कुछ पल्ले पढ़ रहा है पक्का? समझ में आ रहा हो तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आ रहा है तो कम से कम बता तो दिया करो यार, किसी को बताना ही नहीं होता है। वैसे कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है देख के कि आप लोग को समझ में आ रही है चीज़ें, लेकिन और लोग भी मन लगा के देखिए, ध्यान अपना पूरा कोशिश किया करिए, मेरी आवाज़ पे रखा करिए, सो दैट कि जब आपको वो चीज़ें मैं बताता हूँ या बोर्ड पे मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में डायरेक्टली हिट करेंगी, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर दिमाग इधर उधर भाग रहा है ना तो वीडियो बंद कर दो, मत देखो। जब जिस समय लगे कि नहीं इस समय मेरा मूड है, इस समय मुझे इस टॉपिक को देखना चाहिए, देन उस समय आप वीडियो प्ले कर लीजिए, अदरवाइज बेमन के बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। कुछ समझ में भी ना है कोई फायदा नहीं है, राइट। तो दैट इज वाई। एनीवेज, चलिए खैर, शिक्षण विधियों की भी हम लोगों ने बात कर ली। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पाठ्यक्रम। देखो भाई, पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं
तो दोस्तों आप लोग को मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि शिक्षा को यानी ज्ञान को अद्वैत वेदांत में कितने भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर अद्वैत वेदांत को बांटा गया है 2 भागों में। 2 ना, कौन कौन सा? परा और अपरा, यही तो हो गया ना। परा ज्ञान कौन सा हो गया? आध्यात्मिक। और अपरा कौन सा हो गया? व्यवहारिक या लौकिक। ठीक है ना। तो भाई सीधी सी चीज़ है, जब ज्ञान को 2 श्रेणियों में बांटा गया तो हर ज्ञान के लिए अलग अलग सिलेबस होगा, राइट, या करिकुलम होगा। बात समझ पा रहे हो आप? मतलब अब जैसे कोई अगर इंजीनियरिंग करने जा रहा है तो उसको डॉक्टरी तो नहीं पढ़ाई जाएगी, उसका करिकुलम अलग होगा, राइट। एट द सेम टाइम जो MBBS या MD कुछ भी कर रहा है उसके लिए उसका अपना करिकुलम अलग होगा। ठीक बात है ना। तो यानी जब ज्ञान को यानी शिक्षा को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो वहां पर उसका करिकुलम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यस। तो जब हम बात कर लेते हैं पराज्ञान की, तो इस पराज्ञान में क्या होगा? सारे आध्यात्मिक चीजों का ही तो करिकुलम होगा। यानी यहां पर आपका सारा वेद, पुराण, ठीक है ना, आपके उपनिषद या धर्म, इन सारी चीजों का ही तो पूरा करिकुलम यहां पर मेंटेन किया जाएगा, उसी को पढ़ाया जाएगा, उसी को सिखाया जाएगा। ठीक बात है ना। एट द सेम टाइम जब अपरा की बात करते हैं या व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं तो यहां पर चूंकि जीव को यानी उस व्यक्ति को व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाएगा तो यहां पर वो क्या होता है? विज्ञान का ज्ञान हो गया, ठीक है, भूगोल का ज्ञान हो गया, ठीक है, खगोल विज्ञान का ज्ञान हो गया, ठीक बात है, गणित का ज्ञान हो गया, राइट, उसके व्यवसाय का ज्ञान हो गया। बात समझ पा रहे हो आप? मतलब इस तरीके से जो भी चीजें हमारे व्यवहारिक जीवन में आने वाली हैं, ये सारी चीजों का पाठ्यक्रम हमारा होगा अपरा ज्ञान के अंतर्गत। और ये जो परा ज्ञान में आता है पाठ्यक्रम, ये बेसिकली वेद, पुराण, धर्म यानी हर उस प्रकार का ज्ञान जो भी व्यक्ति को या जीव को आध्यात्मिक यानी मोक्ष प्राप्ति की ओर लेके जाए, राइट। तो इस तरीके से यहां पर पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा। और ये बहुत ही बेसिक सा कॉमन सेंस है कि जब 2 तरह का ज्ञान है तो पाठ्यक्रम भी 2 तरह का होगा, राइट। एनीवेज, चलिए नाउ द नेक्स्ट, दैट इज शिक्षक की अवधारणा यानी कंसेप्शन ऑफ टीचर। तो गाइस जब शिक्षक की अवधारणा की यहां बात करी जा रही है तो शंकराचार्य का यह कहना था कि शिक्षक सबसे पहली चीज तो यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? शिक्षक का। यस, ठीक बात है ना। यानी अद्वैत वेदांत में शिक्षक का स्थान सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है। तो यस, यानी शिक्षक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया है क्योंकि वही है जो शिक्षार्थी को जीवन पे एक अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है, चाहे वो उसका आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वह इसका व्यवहारिक ज्ञान हो। अगर शिक्षक ही अच्छा नहीं होगा तब तक शिक्षार्थी कुछ भी सार्थक या बढ़िया नहीं सीख पाएगा। ठीक बात है ना। तो दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पर शिक्षक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है एजुकेशन सिस्टम का। ठीक बात है ना। और उसी को सबसे ऊपर रखा है, राइट। अब इन्होंने शिक्षक कैसा होना चाहिए इसके बारे में इन्होंने बताया कि जैसे शिक्षक बहुत ही सौम्य स्वभाव का होना चाहिए, राइट, ज्ञानवान होना चाहिए, उसके सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट, उसके अंदर यहाँ पर त्याग और तपस्वी वाला भाव बहुत कूट कूट के भरा होना चाहिए, राइट, उसका अपनी इंद्रियों पे पूरा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक बात है ना। मतलब वो हर प्रकार से एक आदर्श के तौर पे, एक आइडल के तौर पे शिक्षार्थी के सामने मौजूद हो, जिससे उसको देख के शिक्षार्थी के ऊपर एकदम वही प्रभाव पड़े कि नहीं, जब गुरु हमारा इतना ज्ञानवान है, इतना तेजस्वी है, इतना तपस्वी, इतना त्याग की भावना है उसमें, तो मुझे भी उसी का अनुसरण करना चाहिए और अपने गुरु के माध्यम से मुझे भी, अगर आध्यात्मिक ज्ञान वो ले रहा है तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए, और अगर व्यवहारिक ज्ञान ले रहा है तो उसे अपने व्यवहारिक जीवन में कुशल बनना चाहिए। ठीक बात है ना। तो ये कुछ एक अवधारणा है बेसिकली शिक्षक के लिए वेदांत दर्शन के हिसाब से या अद्वैत वेदांत के हिसाब से। नाउ द नेक्स्ट, दैट इज शिक्षार्थी यानी कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर शिक्षार्थी की जो अवधारणा इन्होंने दी है, वो शिक्षार्थी की अवधारणा क्या क्या दी। पहली चीज, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। अगली चीज जो इन्होंने बोली, वह ब्रह्मचारी होना चाहिए यानी शिक्षार्थी के लिए। और नेक्स्ट चीज़ की अगर शिक्षार्थी की बात की जा रही है तो उसको अध्यात्म प्राप्ति के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। अब साधन चतुष्टय को समझना जरूरी है। इसको हालांकि मैंने कल भी आपको बताया था क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। एक आ जाता है विवेक, अगला आ जाता है इसमें वैराग्य, ठीक, अगला आ जाता है इसमें शम दम आदि गुण, ठीक है, और एक चौथी चीज इसमें आ जाती है, दैट इज मुमुक्षुकत्व। इसको भी मैंने कल आप लोग को एक्सप्लेन किया था। तो गाइस क्या हो गया, मतलब
उसका विवेक यानी उसका बुद्धि इतना विकसित होनी चाहिए कि उसको सही और गलत में अंतर वो जान सके। ठीक बात है ना, कि मतलब संसार क्या है, संसार झूठ है, सत्य क्या है, सत्य ब्रह्म है। जैसे आपको बताया था ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो यानी ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो ये इस तरह का भेदभाव वो कर सके, ऐसा उसका विवेक होना चाहिए। राइट, ओके, नाउ द नेक्स्ट दैट इज वैराग्य। वैराग्य का मतलब कि वो हर एक भौतिकवादी चीज से उसके अंदर प्रबल विरक्ति होनी चाहिए, उसके प्रति उसकी कोई भी इच्छा, उसका कोई भी चाह नहीं होनी चाहिए। राइट, नाउ द नेक्स्ट दैट इज शमदम आदि गुण उसके अंदर होने चाहिए। और जब चौथे की बात करते हैं दैट इज मुमुक्षुकत्व। मुमुक्षुकत्व का मतलब क्या हो गया, मोक्ष प्राप्ति के लिए उसके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए। राइट, वो दृढ़ संकल्पित होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। राइट, तो ये बेसिकली हो गया मुमुक्षुकत्व। तो शिक्षार्थी के बारे में जब बात करी जाती है तो यहाँ कुछ एक पर्टिकुलर गुणों के बारे में चर्चा की गई है कि शिक्षार्थी में, एक सच्चे शिक्षार्थी में ये सारे गुण होने चाहिए। राइट, ओके गाइज, नाउ द नेक्स्ट दैट इज विद्यालय का कंसेप्ट क्या है यहाँ पर। तो गाइज जब यहाँ विद्यालय की बात आती है तो इसको हम लोग बहुत बेहतर समझ सकते हैं गुरुकुल से, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से। तो देखिए हम लोगों ने बहुत सुना भी है गुरुकुल के लिए, और टीवी सीरियल्स में काफ़ी हम लोगों ने देखा भी है। तो हमें आइडिया रहता है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कैसी होती थी। उसमें क्या होता था कि जो भी बच्चे होते थे, जो शिक्षार्थी होते थे, वो क्या अपने घर पे बैठ के शिक्षा लेते थे? नहीं ना, यानी उन्हें अपने घर को, अपने घर वालों को छोड़ के गुरुओं के पास, उनके आश्रम में रहने जाना होता था, जहाँ पर उनकी एक प्रॉपर एक दिनचर्या, एक शेड्यूल होता था उनका। राइट, अपने सारे काम उनको नित्य प्रति खुद से करने होते थे। ठीक है, सारे काम वहाँ पे उनके लिए ना उनके घर वाले मौजूद होते थे, ना उनके घर की सुख सुविधाएं मौजूद होती थी। वहाँ पर उनको एकदम एक प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में, यानी नेचुरल एटमॉस्फेयर में रखा जाता था और उनको नेचर से रूबरू कराया जाता था। उनको अध्यात्म प्राप्ति के लिए, उस पथ पे आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा दी जाती थी। और इसी उद्देश्य के साथ गुरुकुलों में शिक्षार्थी भी एडमिशन लिया करते थे। राइट, तो ये बेसिकली विद्यालय का कंसेप्ट दिया है अद्वैत वेदांत या वेदांत दर्शन ने। राइट, ओके, नाउ द नेक्स्ट दैट इज अनुशासन। तो अगर अनुशासन की हम बात करें तो गाइज अनुशासन को यहाँ प्रमुखता दी गई है, क्योंकि इनका ये मानना था कि बिना अनुशासन के एक शिक्षार्थी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, और शायद एक बहुत हद तक जरूरी भी होता है। राइट, तो अनुशासन को सर्वाधिक महत्व जीवन में देते हुए अद्वैत वेदांत का ये कहना है कि जो भी शिक्षार्थी अनुशासित रहता है, उसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण है, जिसका भी अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जिसके अंदर बहुत अच्छी है, वो वाकई में एक सच्चा शिक्षार्थी होगा। वो विद्यार्जन बहुत ही कुशलतापूर्वक करेगा और साथ ही साथ समाज कल्याण के लिए वो अपने पूरे जीवन को एक तपस्वी, एक त्यागी के तौर पे दे सकता है। ठीक बात है ना। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर अनुशासन को मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट दैट इज मूल्यांकन। तो गाइस जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं यानी इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन बेसिकली क्या हुआ, किसी भी चीज़ के लिए आपको उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना कि वहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें बुरी थी। तो अभी जैसे हम लोगों ने वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत के लिए हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि वेदांत दर्शन का सबसे पहली चीज़, प्रमुख उद्देश्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति, यानी आध्यात्मिक शिक्षा पर इनका हमेशा जोर रहा। ये ईश्वरवादी दर्शन है, तो इनका हमेशा जोर किस पे रहा, ब्रह्म प्राप्ति के लिए। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म को ही सत्य माना, बाकी सारा जगत मिथ्या है। ठीक है, तो ब्रह्म के ही लिए हर जीव को अपने प्रयास करने चाहिए। राइट, शिक्षा अर्जन करना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को भी हम लोग देख चुके हैं। इनकी शिक्षा के उद्देश्य भी काफी अच्छे थे, चूंकि परा और अपरा दो प्रकार के ज्ञान थे, इसलिए हर श्रेणी के लिए इनके उद्देश्यों को भी इन्होंने अलग अलग रखा। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते ही हुए इन्होंने शिक्षा पद्धति अपनाई, परा और अपरा ज्ञान की। राइट, फिर बात कर लेते हैं इनकी शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियां भी इनकी बहुत अच्छी थी। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्रश्नोत्तर, तर्क विधि, उपदेश विधि, व्याख्या विधि, इन सब की हम लोगों ने बात करी ना। तो इनके जो टीचिंग मेथड्स थे ये भी बहुत अच्छे थे, वाकई में, नो डाउट। नेक्स्ट आ जाता है इनका पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। करिकुलम भी इन्होंने बिल्कुल, जब परा ज्ञान और अपरा ज्ञान की बात करी तो इन्होंने दोनों के पाठ्यक्रम को महत्व दिया। ठीक है, और उस हिसाब से जिस प्रकार का ज्ञान उस प्रकार का करिकुलम। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट दैट इज शिक्षक की अवधारणा। तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया, यानी सबसे ऊपर उसको रखा। बिल्कुल सही बात है कि जब तक एक शिक्षक ज्ञानवान नहीं होगा, उसके अंदर त्यागी, तपस्वी, एक साधक के गुण नहीं होंगे, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तो वो एक सच्चा ज्ञान, एक सच्ची शिक्षा कैसे अपने शिक्षार्थी को देगा। राइट, तो इसलिए यहाँ पर शिक्षक को इंपॉर्टेंस दिया गया, बिल्कुल सही है। फिर आती है बात शिक्षार्थी की। तो शिक्षार्थी के भी हम लोगों ने गुणों को देखा है। शिक्षार्थी के भी गुणों को बहुत ही अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, जो बताया गया है। राइट, जैसे साधन चतुष्टय के बारे में बात की गई या इंद्रिय निग्रह की बात की गई। राइट, ओके,
इस तरीके से विद्यालय का भी इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया कि जो भी शिक्षार्थी है, जो भी बच्चा है, जिसको भी शिक्षा लेनी है, उसको अपनी सुख सुविधाओं से दूर, अपने निजी वातावरण से दूर रहना चाहिए, प्रकृति की गोद में रहना चाहिए, राइट। वहाँ पर उसको व्यवहारिक जीवन और प्रकृति के साथ किस तरीके से तालमेल होना चाहिए, किस प्रकार से उसको आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक इनका कंसेप्ट था। अनुशासन, यस, अनुशासन को भी इन्होंने जोर दिया, बिकॉज अनुशासन के बिना एक व्यक्ति सफल जीवन नहीं जी सकता। हर व्यक्ति के जीवन में एक अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षार्थियों के लिए भी अनुशासन को प्रमुखता दी है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें कुछ एक हैं, लेकिन अब जब हमें इसकी डिमेरिट्स की भी बात करनी है, इसके कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स की, तो वो नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें देखने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ आती है कि इन्होंने इस दर्शन को पूरे तरीके से ईश्वरवादी बना दिया, यानी आध्यात्मिक बना दिया। यहाँ पर इन्होंने हमेशा हर समय ब्रह्म पर जोर दिया, मोक्ष प्राप्ति पर जोर दिया। ये चाहे हम उस समय की बात करें या हम आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की बात करें, यार ये चीज़ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति करना चाहे या हर व्यक्ति का इंटरेस्ट हो उस तरफ, नहीं ना। सबके इंटरेस्ट अपने अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जीना चाहता है तो उसको आप कितना भी कहो, कितना भी आप उसको इन्फोर्स करो कि नहीं तुम्हें ब्रह्म प्राप्ति करनी चाहिए, तुम्हें साल्वेशन चाहिए, तुम्हें मोक्ष के लिए सोचना चाहिए, वो इंसान नहीं सोचेगा। तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमेशा मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया, तो ये एक कमी थी, नो डाउट, राइट। नेक्स्ट अगर मैं कुछ एक पॉइंट्स की बात करूं तो वो क्या थे, शिक्षक को यहाँ पर इन्होंने टीचर सेंट्रिक एजुकेशन पे बल दिया। जबकि अगर आज के टाइम को आप देखो तो आज का टाइम जस्ट ऑपोजिट है। आज के टाइम में स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हमारी चलती है। बात समझ रहे हो ना, कि अगर स्टूडेंट ने कह दिया कि टीचर को नाच गा के तफरी मजाक करके अगर पढ़ाना है तो टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाएगा तो बिल्कुल वही चीज़ जैसे मधुमक्खी छत्ते में हाथ डालने वाली बात। तो टीचर बेचारा वो हाथ हो गया कि जब वो वहाँ जा भी रहा है, बच्चों के बीच में पढ़ा भी रहा है, लेकिन वो गंभीर है, वो कोई हंसी मजाक या कोई जोक्स एंड ऑल ये सब नहीं कर रहा है। या जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है बहुत ही सीरियस वे में पढ़ा रहा है, राइट। यानी उसमें कोई भी वो इंटरेस्टिंग चीज़ या कोई भी एंटरटेनिंग चीज़ उसके थ्रू वो नहीं जोड़ पा रहा है, तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, राइट। तो वहाँ पे वो शिक्षक क्या हो गया, वो लाख उसके पास ज्ञान बहुत है लेकिन वो फ्लॉप हो गया, बच्चे उसको कभी पसंद नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हो आप। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा बिल्कुल अलग है। तो शिक्षक को प्रधानता दी वो तो ठीक था, लेकिन इन्होंने शिक्षक को ही वहाँ सब कुछ बना दिया है। तो ये एक थोड़ी सी ये भी एक कमी थी। इसके साथ में अगर हम बात करें तो अद्वैत वेदांत या वेदांत दर्शन में वर्णानुक्रम के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, यानी जो जितने उच्च कुल का होगा उसकी शिक्षा वैसी होगी। इस तरीके से जो निचले कुल के लोग जैसे शूद्र लोग होते थे उनकी उच्च शिक्षा व्यवस्था नहीं होती थी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई भी हायर एजुकेशन होती थी यानी उच्च शिक्षा दी जाती थी तो वो ऊंचे कुल के बच्चों को ही दी जाती थी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था यहाँ पर, नो डाउट, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं अनुशासन की, तो अनुशासन को इन्होंने प्रमुखता दी है। इन्होंने अनुशासन को कठोरतम यहाँ पर बनाया है कि यहाँ पर बच्चों के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जबकि आज की डेट में अगर बच्चों को आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करो तो क्या वो कभी पढ़ाई करेंगे या कभी वो काम करेंगे जो आप चाहोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज के टाइम में ये सारी चीज़ें बड़ी अप्रासंगिक लगती हैं कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हैं। तो ये बेसिकली कुछ एक चीज़ें हैं जो इस अद्वैत दर्शन यानी अद्वैत वेदांत के बारे में थोड़ा सा डिमेरिट्स हैं जिनको हमें अपने मूल्यांकन में मेंशन करना ज़रूरी है, राइट। तो गाइस इस तरीके से ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। मैंने कोशिश करी है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग इस टॉपिक के बारे में मैं समझा सकूं। बाकी जब डिटेल में आप थोड़ा और जाते हो ना, तो जब समझ चुके हो तो अपना थोड़ा सा बुक से आप कंसल्ट करिएगा, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बेहतर बैठेंगी, राइट। और उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिख पाएंगे, ठीक बात है। तो गाइज अब मेरी आपसे उम्मीद ये है कि आप लोग मेरे को अब इस पूरे वेदांत दर्शन के लिए कि ये 2 क्लास में मैंने आपका टॉपिक खत्म किया है, तो अब मेरे को ये बताइएगा कि ये टॉपिक में आप लोग को कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर क्लियर हो रही हैं चीज़ें तो वो भी ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा लगा मुझे अपने पिछले 2-3-4 वीडियोज़ में देख के कि अब आप लोग के कॉमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी लोगों ने करने शुरू किए हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है यार। इनफैक्ट आप भी अगर कोई काम करते हो ना, और अगर शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, तो आपको भी अप्रिसिएशन चाहिए होता है। कितने दिन आप वो मेहनत लगाओगे जब आपको कोई पसंद करने वाला ही नहीं होगा, राइट। तो इसलिए अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपका समय चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका फीडबैक चाहता हूँ। वो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप पॉजिटिव ही लिखो, जो आपको महसूस हो वीडियो को देखने के बाद आप वो लिखिए, राइट। लेकिन फीडबैक शेयर ज़रूर करिए, ठीक है ना गाइस। चलिए अब इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।